चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग दिस फ्रेश टॉपिक टुडे। आज हम लोग इंडस्ट्रियल लॉज करेंगे और इसके लिए हम इस मैट को यूज करेंगे जो आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो अपने अपने किताबों में जहां पर भी सेक्शन बी है आपके मैट में इंडस्ट्रियल लॉज, प्लीज ओपन दिस मैट। सेक्शन बी को जल्दी से खोल लीजिए। एंड ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में एक चेंज हुआ है। आई विल लाइक टू ले डाउन दैट चेंज बिफोर यू। पहले इंडस्ट्रियल लॉज बहुत मार्क्स के आते थे, नाउ ओनली 15 मार्क्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल लॉ। अच्छा ही हुआ है, पहले 25 मार्क्स का लेबर क्लास का लॉ पढ़ना पड़ता था। तो दिस इज अ गुड रिलैक्सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सिर्फ 25 मार्क्स अब अपने को लेबर लॉ से पढ़ने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ से पढ़ने पड़ेंगे। गुड, ये एक बहुत ही इनोवेटिव अच्छा चीज हुआ है, वरना लेबर लॉज पढ़ना और पढ़ाना दोनों ड्राई लगता था। ऑल्दो इट्स स्कोरिंग, बिकॉज यहाँ बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट जल्दी जल्दी हम लोग सब कुछ याद कर सकते हैं। तो वी आर नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। यस, इंडस्ट्रियल लॉ फैक्ट्रीज एक्ट से आज हम लोग शुरू करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट। एंड एक मजेदार बात क्या हुआ पता है, ओल्ड सिलेबस का जो मैट था ना, उसी में इन्होंने कलर भर दिया। एग्जैक्टली सेम वर्डिंग्स, एवरीथिंग इज सेम। जो ओल्ड सिलेबस का मैट था और ये मैट था फैक्ट्रीज एक्ट। बिकॉज कई बच्चे ओल्ड से न्यू में शिफ्ट होते हैं, तो कोई टेंशन आने का दरकार नहीं है। नया मैट अलग से आपको फैक्ट्रीज एक्ट, अगर आपने मेरे से पहले पढ़ रखा है या यूट्यूब से देखा है, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आइए, रेडी? सबसे पहले एक बात बताओ, ये नाम पढ़ के क्या पता चलता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कितना पुराना एक्ट है, आजादी के आसपास का पुराना एक्ट है। तो ये उस समय हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं था। वी वर ट्राइंग टू डेवलप, और हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में हालत बहुत खराब था। वर्कर्स को पीने का पानी तक नहीं मिलता था। मशीनें ऐसा यूज करते थे कि कई बार अखबारों में आता था उस वर्कर का हाथ कट गया, पांव कट गया, एक्सीडेंट्स हो जाते थे फैक्ट्री में। उनके वर्किंग आवर्स का कोई ठिकाना नहीं था। तो इसलिए ये पर्टिकुलर एक्ट आया जिससे उनका वर्किंग आवर्स, उनका पूरा हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, सब कुछ ध्यान में रखा जाए। फिर अमेंडमेंट्स भी हुए इस एक्ट में, क्योंकि आपने सुना होगा स्कूल कॉलेज में देयर वाज समथिंग कॉल्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में बड़े बड़े दुर्घटना के बाद कि जिन फैक्ट्री में हैजार्डस प्रोसेस यूज होता है, वर्ड सुने हो, HAZARDOUS, वहां पर क्या बदलाव लाना चाहिए। तो ये सब चीजें आज हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ने वाले। सर यहां से क्वेश्चंस कैसा आता है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लुक हियर, पहले 5 मिनट में एग्जामिनेशन अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। डेफिनेशंस आएंगे इस चैप्टर से, ओके, और वो भी 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख देता हूं जो बहुत फेमस है। फैक्ट्री, बिकॉज चैप्टर का नाम है, ओके। उसके बाद ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ओके। हैजार्डस प्रोसेस, ताकि पहले स्कैनर, जिसको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस बोलते हो ना, MTP बोलते हो, पहले 5 मिनट में ही आपके सामने ले डाउन कर दे रहा हूं। हैजार्डस प्रोसेस, और हम लोग इंस्टीट्यूट मैथ से पढ़ेंगे। कई बच्चे वो CS वाले मैथ से पढ़ लेते हैं, उसमें अलग टाइप का रिक्वायरमेंट है, यहां अलग टाइप का रिक्वायरमेंट है। हैजार्डस प्रोसेस, फैक्ट्री, ऑक्यूपायर, हैजार्डस प्रोसेस, ये 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग पर्सन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चंस या केस स्टडी इन डेफिनेशंस पर बेस्ड आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आने वाला है, MCQs ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स। इस एक्ट के अंदर कई बार अपॉइंट होते हैं। वेलफेयर ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स इस एक्ट के अंदर कब अपॉइंट होते हैं, इन पर क्वेश्चंस आता है। सर्टिफाइंग सर्जन्स, सर किसका ऑपरेशन हो रहा है? अरे रुको यार, समझोगे, धीरे धीरे रुको। तो यहां पर आप ये सब बहुत देखोगे। फिर और एक MCQ यहां पर बहुत पॉपुलर आप देखोगे आज, MCQ ऑन इन्फॉर्मिंग। कितने टाइम लिमिट ऑफ इन्फॉर्मिंग, कुछ खबर कितने कितने टाइम के अंदर देनी पड़ती है, ये भी हम देखेंगे। इस टाइम के अंदर ये खबर जमा हो जानी चाहिए, उस टाइम के अंदर वो खबर जमा हो जानी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। तो हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ने वाले हैं। मैं पुराने तरीके से आपको बोर नहीं करूंगा, मैं एकदम जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार करूंगा।
एंड बैड न्यूज क्या पता, इतने सारे एक्ट्स मिला के 15 मार्क्स के, तो सर सिलेक्टिव कर लें क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही करना है, स्मार्टली करना है, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करना है। तो डेफिनेशन है, एमसीक्यू रिक्वायरमेंट है, तो ये नजर मार लेने से क्या होता है, आपके सारे मेन चीज कवर हो जाते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या आएगा। और शॉर्ट नोट आता है, यहां से शॉर्ट नोट आता है वर्किंग आवर्स को लेकर, ओके, एनुअल लीव विथ वेजेस को लेकर शॉर्ट नोट एमसीक्यू भर भर के यहां से ये भी आते हैं। साल में कितनी छुट्टियां होती है लिख लो। शॉर्ट नोट आता है वर्किंग आवर्स एंड एनुअल लीव विथ वेजेस। तो मैं अननेसेसरली क्लास को लंबा नहीं करूंगा, रिक्वायरमेंट के अनुसार आगे बढ़ेंगे इंस्टीट्यूट मैट को बेस बनाते हुए। अंडरस्टूड? सर इस चैप्टर के लिए हम लोग पर्सनल नोट्स बनाएं क्या? दरकार नहीं है। कंपनी लॉ में नोट्स बनाने की दरकार पड़ती है, यहां पर ऑब्जर्वेशन। मैं पढ़ाने के समय कई बार बोलूंगा एमसीक्यू एमसीक्यू लिखते रहना, क्योंकि ये चैप्टर ना हिस्ट्री के पेपर की तरह अपने लोग को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट रीडिंग इट। शुरू करूं? ओके, सबसे पहले यहां पे लिख ही दिया इन्होंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बहुत भर भर के। तो सबसे पहला डेफिनेशन मैं बोलूंगा अपने को, इन्होंने प्लेसमेंट गलत किया, फैक्ट्री का करना चाहिए अपने को। फैक्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज फैक्ट्री, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फैक्ट्री। तो हिंदी में समझें, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर आप ये बोर्ड देख रहे हो, पहले दिख रहा अपने अपने किताबों में, wherever you have in your book, प्लीज चेक कर लीजिए। फैक्ट्री मीन्स एनी premises, मैं भी अंदर जाऊंगा, पहले सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हिंदी में सुनो, इधर देखो, आई कॉन्टैक्ट। ऐसा कोई जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी होता हो, ऐसा कोई जगह जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है वो भी देखेंगे, पर अभी इतना सुन के रखो, ऐसा एनी premises where any manufacturing process is carried on, और 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हो, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पावर ड्रिवन हो रहा हो, विद द एड ऑफ पावर हो रहा हो, ओके, एंड अगर विदाउट द एड ऑफ पावर होता है, तो ऐसा प्रेमाइसेस जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, बोर्ड देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पर वहां 20 और मोर वर्कर्स काम करते हो। सर व्हाट इज विद द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर, यानी उस फैक्ट्री में मशीन जो है ना पावर ड्रिवन है, मतलब हो सकता हो पावर कोल से जनरेट होता हो। तुम लोग क्या सोच लिए पता है? सर समझ गए, फैक्ट्री में अगर ट्यूबलाइट और लगा हुआ है तो वहां पे 10 लोग है ना, ट्यूबलाइट मत बनो। यहां पर व्हेन आई से पावर ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि यहां जो मशीनें हैं, वो मशीनें चल रही है कोल के द्वारा, आपके एनर्जी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, पावर ड्रिवन वो बोलते हैं। तो लॉजिक एक सेट है, पावर ड्रिवन है तो कम लोग से काम होगा, वहां 10 डालना है, पावर ड्रिवन नहीं है तो कितना होगा? 20। अभी आई कांटेक्ट बनाए रखो। तो एक लैंग्वेज और आ रहा होगा, एनी प्रेमाइसेस वेयर 10 or more workers are working or have been working or were working on any day of the previous 12 months, यानी कि कभी भी अगर इतने लोग काम किए हो, एनी डे, सिर्फ साल का एंड वाला स्टेटस मत देखना, अगर साल में कभी भी इतने लोग काम किए हो, लैंग्वेज मिल रहा है, ऑन एनी डे, इसी पे क्वेश्चन क्रिएट कर देता है कई बार। और अलग अलग इंक क्यों लगाने बोल रहा हूं, आप समझो मेरी बात, क्योंकि इस पे मार्क्स है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आई टोल्ड यू, ये सब पेपर ड्राई टॉपिक्स है ना, कलर्ड इंक से पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाया नहीं हूं, समझाऊंगा। तो एनी प्रेमाइसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग, मेरे संग लिपसिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड on any day of the previous 12 months, on any day of the previous 12 months, language आने लगा, carried on with the aid of power, और एक है without the aid of power, एक में पावर है और एक में पावर नहीं है। यहां पर कितना लैंग्वेज आ रहा था? ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और नीचे वाले में लैंग्वेज कितना आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 20। आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स? It does not include a mine. It does not include a mine. Mine इसमें included नहीं है. It does not include a mine. Okay.
और मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, मतलब आर्मी का कोई यूनिट है वो भी नहीं आएगा। रेलवे का कोई शेड है वो फैक्ट्री नहीं माना जाएगा अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो भी रहा है। होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। खाना बनाने को तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मत बोल देना। तो फैक्ट्री एक ऐसा प्रमाइसेस है जहां कितने लोग काम करते हैं। तुम्हारी मार्किंग्स ऐसी आ रही है, चेक करवाओ। और ओके, यस, वेरी गुड। अलग अलग इंक लगाया ना। वर्ड, एमपी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आना चाहिए। पक्का एवरीवन? सर इसके लिए कोई चार्ट वार्ट बनवा दीजिए, मुझे याद हो जाए। तो मैं आपको एक दूसरा, मेरा एक बुक है उसमें इसी चीज को देखो ऐसे बनाया हुआ, पर मेरे को लगता है इसमें अननेसेसरी दरकार नहीं है इतना बनाने का, ऑलरेडी बहुत क्लियर है। नोट्स बनाना अच्छा बात है, पर कई लोग का जिंदगी पता है सिर्फ चार्ट बनाने में रह जाता है। ऐसे डब्बा डब्बा डब्बा, लाइव डब्बों के बीच में कैद नहीं हो सकता है। हाँ, कई बार चार्ट्स दरकार होते हैं कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस को समझने के लिए। हर चीज डब्बा बना के खुश हो जाओगे बेबी की तरह, हम बहुत डिटेल में नोट्स बना रहे हैं, दैट डजंट वर्क। मेरे रैंक होल्डर्स ने ऐसा कभी नहीं किया, 8 बार लोग फर्स्ट आ चुके हैं सेंटर से। तो दे स्टडी चार्ट भी मैं यूज करवा रहा हूं, दिखा रहा हूं, दिख रहा है? यही तो मैंने अंडरलाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दिख रहा है आपको? ये मेरी सीएस वाली बुक है, मैं दिखा रहा हूं, सेम चीज डब्बा में बना हुआ। तो इट डजंट मैटर, आपको ये समझना है ऐसा प्रोमाइसेस मेरे संग बोलो जहां पर क्या कैरी होता है, जोर से बोलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी होता है। और डिपेंड करेगा, अगर 8 ऑफ पावर है तो 10 और मोर वर्कर्स कभी भी काम किए हो ऑन एनी डे ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ्स चलेगा। पक्का? और क्या क्या नहीं आता वो भी मिल गया। श्योर एवरीवन? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, आप अपने डेफिनेशन में जाइए एक बार। दिख रहा है क्या क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है? एक लंबा सा आपको यहां लाइन दिख रहा है, और आपकी बुक में भी आएगा इसे, पावर, प्रिंटिंग, शिप और वेसल का मरम्मत, कोल्ड स्टोरेज, ऑयल का ड्रिलिंग, वाटर सीवेज। दिख रहा है, बहुत ज्ञान है। तो आइए एक बार मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन, तुम्हारे बुक्स में कहां पर दिया हुआ है? पहले दिया, उसी में ऊपर था। यस, एनी प्रोसेस फॉर, लंबा सा लाइन आ गया। देखो मेरे डायग्राम में कोल्ड स्टोरेज आया था अभी, जो मैंने बॉक्स दिखाया था। कोल्ड स्टोरेज में कोई चीज को प्रिजर्व करके रखते हो तो प्रोसेस माना जाता है। ओके, और क्या सर? कोई आर्टिकल का रिपेयरिंग, मेकिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस टू यूज और सेल, this is manufacturing process. It is a process for making, repairing any article or substance with a view to its use, sale. आप बना रहे हो, रिपेयर कर रहे हो कोई सामान, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉर्मल मीनिंग क्या लगता है सर? जब कोई सामान बनाते हैं तो मेकिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस, लिपसिंग करो, अंडरलाइनिंग करो साथ साथ में। 2-3 पॉइंट्स तो तुमको अभी याद करना होगा। मेकिंग एनी आर्टिकल or substance, repairing any article, okay, packing any article, washing any article or substance for its use, sale। यानी जब बड़े बड़े लॉन्ड्री सर्विसेज नहीं होते एकदम बड़े कमर्शियल लेवल के, तो उनको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर माना जा सकता है, बिकॉज वॉशिंग भी आ गया ना यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पंपिंग ऑयल, नेक्स्ट आइटम, पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो आप, ऐसे एक एक करके याद कर रहे हो आप। प्रिंटिंग का जो काम करते हैं ना, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, वो भी फैक्ट्री माना जा सकता है। शिप्स और वेसल्स, शिप्स और वेसल्स का मरम्मत, रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स? पक्का? तो अगर कोई पूछे, हम लोग साथ साथ में याद भी कर रहे हैं, मार्क भी कर रहे हैं। मार्क तो करना ही होगा, वरना याद कैसे होगा? तो फैक्ट्री का लास्ट बार बता दो, एनी प्रीमाइसेस वेयर व्हाट इज कैरिड आउट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन, एंड जहां 10 और मोर वर्कर्स हैव बीन वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ्स, एनी डे। सर अभी बीच में फैक्ट्री 2 महीना से बंद है वो प्रीमाइसेस, कोई बात नहीं, पर पिछले 12 महीनों में अगर कभी भी ऐसा हुआ है तो आप फैक्ट्री माने जाओगे। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते पता मेरे को ये वाला हमेशा याद होता है, टिक करो। मेकिंग एनी आर्टिकल, सब्सटेंस, पैकिंग, वॉशिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी याद हो जाता है। शिप्स और वेसल्स, प्रिजर्विंग इन कोल्ड स्टोरेज, यानी 1 2 3 4 5 6 6 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। रिपेयरिंग भी कवर्ड है, देखो रिपेयरिंग को भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मान लिया इन लोग। अंडरस्टूड? इवन रिपेयर मतलब कि नया कुछ नहीं बना है, पुरानी चीज को रिपेयर कर रहे हो वो भी, तो ये आइडिया होना चाहिए, बिकॉज फैक्ट्री के डेफिनेशन में
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आया था। और मैं अगर अपने ऐसे एक रेफरेंस बुक आपको दिखाता हूं, दरकार नहीं आपको, जिसको देख के तुम लोग खुश हो जाते हो, 6 आइटम दिख रहा है, यहां पे होना चाहिए था मेकिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस, रिपेयरिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस, आया था ना, ऑयल, सुएज, वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ एनी। देखो इसमें ऑयल का पॉइंट कैसे रिलेट होता था, ऑयल के पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, पंपिंग ऑयल वाटर स्यूएज, दिखा आपको, पंपिंग ऑयल वाटर स्यूएज। तो वापस आप देखो इस डब्बे को ऐसे फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस, याद आया, पंपिंग, जनरेटिंग पावर, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, शिप और वेसल का कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड मेकिंग इट रेडी फॉर कोल्ड स्टोरेज। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 6 आइटम्स कौन से हैं। कंफर्टेबल एवरीवन इन द बैच, तो पूरा सेम है, ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, फैक्ट्रीज एक्ट इज पूरा सेम। तो अब आप देखो हम लोग 2 डेफिनेशन किए, हम वापस फैक्ट्री के डेफिनेशन में जाएगा। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस, लैंग्वेज मिला क्या, प्रेमाइसेस मतलब हो गया वेरी ब्रॉड एरिया, कुछ भी, इंक्लूडिंग, ये लैंग्वेज बहुत कमाल का लैंग्वेज है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयर ऑफ, लैंग्वेज मिल रहा है। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, जो ईंटा पत्थर से बना हुआ बाउंडेड शेड वाला एरिया होता है, दैट इज प्रेजेंस। सपोज मैं बोल रहा हूं, इधर देखो, ये कंपाउंड है, यहां पर फैक्ट्री बना हुआ है, बिल्डिंग फैक्ट्री का, तो ये क्या हुआ है, बॉक्स हो गया प्रेजेंस, हाँ है ना। और ये जो पूरा बड़ा वाला बाहर वाला चीज है, ये क्या हो गया, प्रेमाइसेस। तो ये पूरा एरिया फैक्ट्री माना जाएगा। समझ में आ रहा है, फैक्ट्री इज अ ब्रॉड टर्म, एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग्स, सिर्फ जिस छत के नीचे आपका वो फैक्ट्री का मशीन है वही से फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द ओपन एरिया, जो सराउंड कर रहा है उसको। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, आजकल नहीं आता है, पहले आता था सीएमए में, एक समुद्री इलाका है, वहां पे समुद्र के पानी से सॉल्ट जनरेट हो रहा है, तो पानी को उन लोग यूज करके कुछ कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जा रहा है। एंड सर समुद्री इलाका में सॉल्ट जनरेट हो रहा, फैक्ट्री कैसे हो गया एरिया, बिकॉज फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस, फैक्ट्री कहलाने के लिए जरूरी नहीं है कि ईंटा पत्थर का बाउंडेड एरिया हो, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस including the presence where 10 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months. लैंग्वेज मिला आपको, तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री, एनी premises including the presence, this is called as factory. एंड वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब भी आप जान चुके हैं, that what is actually manufacturing process. Now look here everyone, अब एक मैंने बोला ना कुछ डेफिनेशंस हम लोग पहले कर रहे हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। यहां पे एक शब्द आया है हैजार्डस प्रोसेस, तो याद रखना हैजार्डस प्रोसेस सुनते ही पहले मन में बताओ क्या ख्याल आता है, व्हाट कम्स टू योर माइंड। अच्छा पहले एक चीज रिपीट कर दूं, ये जो वर्ड फैक्ट्री का था इसको अननेसेसरी 50 मिनट का डेफिनेशन टालने में कोई फायदा नहीं है। ये कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स, और इस पे केस स्टडी आता है कि क्या ये फैक्ट्री है या नहीं है। तो तुम सिर्फ आदमी का गिनती मत देखना, तुमको देखना होगा वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। केस स्टडी भी लिख दिया फैक्ट्री के डेफिनेशन पर, केस स्टडी ऑन डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, ओके। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर भी केस स्टडी भी आ सकता है, छोटा सा केस स्टडी, मतलब नाम का केस स्टडी, मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग डिफाइन अ फैक्ट्री, एक स्टोरी देंगे 2 लाइन का, इज इट अ फैक्ट्री, जिसका आंसर डेफिनेशन ही है, आपको डेफिनेशन ही समझाना है उसके अंदर। तो इस तरह सीएमए में मैंने बहुत सारे चैप्टर सीएमए मैट से करवाया, तुम लोग कर लिया वो, सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन, सब सीएमए मैट से करोगे, पर्सनलाइज नोट से मत करना, फंस जाओगे। वो दिखने में अच्छे लगते हैं ऐसे हाथ से बने हुए एरोज, बट यू विल बी कंफ्यूज्ड इफ यू डोंट फॉलो मैट का लैंग्वेज। हाथ वाला एरो अच्छा है, बट आफ्टर यू इंटरप्रेट एंड डाइजेस्ट दीज थिंग्स। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, हैजार्डस प्रोसेस क्या होता है। अगर आप लैंग्वेज देखो, हैजार्डस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अ प्रोसेस इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल
कोई ऐसा प्रोसेस जो फैक्ट्रीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हो, और आपको याद है इसका मीनिंग क्या है? हैजार्डस मतलब सुनते क्या आता है? हैजर्डस मतलब क्या होता है? डेंजर है सर। सर पर्यावरण को डेंजर है सर, मेरे हेल्थ को डेंजर है। तो लैंग्वेज देखो, ऐसा फर्स्ट शेड्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एमसीक्यू में भी आ सकता है। कौन से शेड्यूल में हैजार्डस प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट मत लिख देना, बचपन से बस शेड्यूल 3 जानते हो आप। फर्स्ट शेड्यूल टू फैक्ट्रीज एक्ट। सो अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, अगर आप वहां विशेष ध्यान ना रखें, मैं बार बार इंक चेंज क्यों करता हूं सर? अच्छा लगता है ना आपको? नो 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 नो, देयर आर टेक्निकल पॉइंट्स। अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, अगर स्पेशल ध्यान नहीं रखा जाए, तो रॉ मटेरियल्स जो वहां यूज होते हैं ना, वहां जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, या वहां पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वहां यूज होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है, वेस्ट जो बाहर निकलता है, बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, इतना धुआं निकलता है सर, इतना डेंजरस है, कोई छू ले तो हाथ जल जाए अगर ढंग से नहीं छुए तो। यानी कि मटेरियल क्षति पहुंचने की चांस है हेल्थ पर। सारा अंडरलाइन मत करना, कभी भी अंडरलाइन करो ना टैक्स के क्लास में भी, ऐसे कई लोग बस बिना समझे झूम बराबर झूम सब अंडरलाइन कर दो। ना ना ना, डोंट डू दैट। जहां पंच लाइन्स हो, हेल्थ को क्षति है, अपने हाथों से लिखो वहां हेल्थ वर्ड। अब ये सब में नोट्स बना बना के याद करोगे तो लेबर क्लास बन जाओगे। 15 मार्क्स के लिए कितना नोट्स बनाओगे, लास्ट में चैप्टर समेट नहीं पाओगे। जितना टाइम स्मार्टली इसको दोगे, उतना टैक्स अदर पेपर्स में भी देना है। मैं सिर्फ अपना पेपर आपको बस पुश कर दूं, दिन भर लॉ पढ़ो, पाई लॉ 270 आवर्स लॉ पेपर में भेजता हूं पेन ड्राइव में। नहीं 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 चाहिए मेरे को मार्क्स दिलाना है, नॉलेज दिलाना है, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पास कराना है, ताकि आपसे चॉकलेट खा पाऊं रिजल्ट वाले दिन। तो हेल्थ एंड, और एक वर्ड आ रहा है पॉल्यूशन, ये दो होने के चांसेस हैं। इससे क्या है, तुमको दूर से दिखेगा यहां कौन सा वर्ड में पंच लाइन है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्ड लिखा था ना वहां, देखो फैक्ट्री वाले अंदर भाई सामने, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हाथ से लिख देना। हाँ, तो हैजार्डस प्रोसेस अगर आप बोले, आओ मिलके पढ़ते हैं। एनी प्रोसेस विच इज मेंशन्ड इन दी फर्स्ट शेड्यूल टू फैक्ट्रीज एक्ट, वेयर इफ स्पेशल केयर इज नॉट टेकन, देयर कैन बी पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट, देयर कैन बी बिग मटीरियल लॉस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ये है हैजार्डस प्रोसेस। सब अपनी अपनी मार्किंग्स देख लो, इस लेवल की मार्किंग्स है ना आपके पास? यस, वेरी गुड। अब यहां पर और भी डेफिनेशंस आएंगे धीरे धीरे, अभी हम लोग देखेंगे। एक बहुत फेमस डेफिनेशन पहले कर ले, ऑक्यूपायर। द वर्ड इज ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। वेरी फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, सारे इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपायर का मतलब सुन के लगता होगा सर जो कब्जा कर लिया फैक्ट्री पर, ऐसा नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर का मतलब क्या है? एक ऐसा शख्स जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, अल्टीमेट कंट्रोल। तो इसमें एक एक वर्ड आप देखोगे ध्यान से। अगर फर्म का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं तो कौन होगा ऑक्यूपायर? अगर हम बात करते हैं कंपनी का कॉन्टेक्स्ट तो कौन है ऑक्यूपायर? अगर हम देखते हैं फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट तो कौन है ऑक्यूपायर? 3 अलग अलग केस हो गए। और अगर शिप का केस देखते हैं तो कौन है ऑक्यूपायर? मैं अलग इंक क्यों यूज किया, आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? ताकि हम इंटरप्रेट उस तरीके से कर सके। तो अगर मैं फर्म का केस देखता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं फर्म का केस देख रहा हूं, FIRM, तो कौन होगा ऑक्यूपायर? लिखा है एनी ऑफ द पार्टनर्स को ऑक्यूपायर मान लिया जाएगा। डीम्ड, डीम्ड मतलब क्या होता है बताओ? कंसिडर, टैक्स में भी सुना होगा, डीम्ड इनकम, कंसिडर टू बी द ऑक्यूपायर। अगर मैं कंपनी का कॉन्टेक्स्ट देखता हूं, देन डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द ऑक्यूपायर। अगर मैं फैक्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, तो उस केस में ऑक्यूपायर कौन है? जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है मैनेज करने के लिए। अगर मैं शिप का काम देखता हूं कॉन्टेक्स्ट, ओके, 4 केसेस है ना बेसिकली। या ओनर ऑफ अ डॉक, एक केस और मिल रहा है, ओनर ऑफ अ डॉक, समझ गए, जो शिप का एरिया होता है जहां डॉक, तो वहां पे ऑक्यूपायर कौन होता है? वैसे अलग अलग केस दिया हुआ है। तो ये पहला 3 ही मेरे काम का, स्पेशली फर्स्ट 2 केस स्टडी में आते हैं। कि तुम बोलोगे मेरा फैक्ट्री का ऑक्यूपायर ये, बोलने से नहीं चलेगा। अगर कंपनी के रूप में आपका फैक्ट्री है, कंपनी के अंदर उसका बिजनेस होता है, तो डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज ऑक्यूपायर। और ऑक्यूपायर होता कौन है? जिसके अल्टीमेट कंट्रोल होते हैं। सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है डेफिनेशन? एक लाइन लिखो,
देर आर मेनी ड्यूटीज ऑफ आर ऑक्यूपायर, देर आर मेनी ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर के बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं इस एक्ट के अंदर, ऑक्यूपायर के बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं, याद रखिएगा। देर आर मेनी ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर। तो आप देखोगे इसीलिए डेफिनेशन पढ़ाया गया है, तो पहला 4 लाइन पढ़ोगे हो जाएगा काम आपका, पक्का। तो अगर आपकी कंपनी है तो फैक्ट्री में आप किसी और को ऑक्यूपायर नहीं बना सकते कि हमारा डमरू हमारा ऑक्यूपायर है। अगर कंपनी है तो वन ऑफ द डायरेक्टर को ही ऑक्यूपायर घोषित करना होगा फैक्ट्री के अंदर। यू हैव टू डू दैट। एंड पर्सन हु इज हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल, तो यूजुअली इस टाइप के केसेस में अल्टीमेट कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास रहता है अगर आपकी कंपनी है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारी ड्यूटीज होती है। तो ऑक्यूपायर का डेफिनेशन लिखा आप लोगों ने, वापस से लिखना केस स्टडीज, इस पर भी आता है। और केस स्टडी डरना मत, स्टोरी दे देगा कि एक फैक्ट्री है एक्स लिमिटेड, उसकी फैक्ट्री है, उन्होंने अपने इंजीनियर को ऑक्यूपायर घोषित किया, इज इट करेक्ट, तो बताना होगा। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, occupier means person having ultimate control. In the case of a company, one of the directors are considered to be the occupier. So the company has done a wrong thing. वो किसी एक वर्क्स इंजीनियर को ऑक्यूपायर घोषित नहीं कर सकते। अगर कंपनी है तो one of the directors will be considered as occupier. Are you understanding? यहां लिखा केस स्टडी, ओके। तो पूरा मैथ सेम है। कई बार तो मैं पुराना मैथ यूज करूंगा बिकॉज मेरी मार्किंग उसमें ऑलरेडी की हुई है, तो पूरा सेम है। वंस यू ओपन द चैप्टर यू कैन फॉलो पुराना मैथ ऑल्सो, मतलब अंदर से टॉपिक वाइज सब सेम है, बस यहां पिंक कलर का नहीं दिखाई देता उसमें, ओके। आइए वर्कर का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बिकॉज फैक्ट्री में तो वर्कर्स होते हैं। तो कौन है वर्कर्स? सिंपल है, जो इंसान एम्प्लॉयड होंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड हो या कैसे भी एम्प्लॉयड हो। और क्या चीज के लिए एम्प्लॉयड है? इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वर्ड पढ़ के देखिए, पूरा पढ़िए, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। Worker is any person employed directly in any manufacturing process. शब्द मिला, कोई ऐसा शख्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करते हो, मतलब सर फैक्ट्री मशीन ऑपरेट कर रहा है, ओके। अब नया लाइन देखोगे, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनना। क्लीनिंग एनी मशीनरी, ओके, प्लीज अलग इंक लगाना। यानी कि वर्कर इन एनी एमएफजी, ओके, वर्कर इन क्लीनिंग मशीन जो करता है जो भी इंसान, वो भी माना जाता है। और मजेदार बात आगे देखोगे आप ऑरेंज इंक से, क्लीनिंग प्रेमाइसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब सर फैक्ट्री में पोछा लगाने वाला व्यक्ति भी वर्कर है, यस। प्रेमाइसेस आप क्लीन कर रहे हो ना फैक्ट्री का, तो भी आप क्या माने जा रहे हो? वर्कर। अब और चौथा इंक देखोगे, क्वेश्चन आ जाता है भर भर के, इस पर भी लैंग्वेज याद करना होगा। वर्कर या तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, नंबर 1, नंबर 2 इन क्लीनिंग द मशीन, नंबर 3 इन क्लीनिंग द प्रेमाइसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड नंबर 4 इन एनी अदर काइंड ऑफ वर्क इंसिडेंटल और कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Work which is incidental or connected to the manufacturing process. In any other work incidental or connected with the manufacturing process. तो ये 4 केसेस हैं, यानी यहां पे ये लाइन लिखना जरूरी है। तुम लोग भी लिख रहे हो ना? देखो मैंने 1 2 3 कर दिया। 4th वाला कौन सा है? ये वाला। इन एनी अदर वर्क इंसिडेंटल और कनेक्टेड, मतलब इनडायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? और चाहे तुम हो सकता है कई बार वर्कर्स मालिक एम्प्लॉय नहीं किया है, मालिक कॉन्ट्रैक्टर को बोला था, तुम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हो। होता है ना, कई बार कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं वर्कर ले आना, कल फैक्ट्री में एक्स्ट्रा काम है, कुछ ओवर टाइम करना है, कुछ बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी अगर हमारे यहां काम कर रहे हो, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिड यू अंडरस्टैंड वर्कर शब्द के अंदर क्या आएगा? या तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं,
और क्लीनिंग एनी मशीन इन्वॉल्व है, या क्लीनिंग द प्रेमाइसेस, फिंगर टिप्स पे आंसर्स याद होने चाहिए, और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क इंसिडेंटल, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। चारों मिले? चेक करके देखिए, 1 2 3 4। कंफर्म्ड, कॉन्फिडेंस एवरीवन। तो आज हम लोग अभी अभी क्या समझने लगे? वर्कर का डेफिनेशन समझने लगे। अब इसके लिए झूठ मूठ एरो बनाने की दरकार नहीं, आराम से, हाँ एरो बनाने का मन कर रहा है ना, याद करके खुद प्लॉट करना। मैं अभी एरो बनाऊंगा, आप ड्रॉ करेंगे, खुश हो जाएंगे, नोट्स हो गया है। लाइफ ऐसे नहीं चलता है। एरोज एंड चार्ट्स मैं भी बनवाता हूं, पर जहां दरकार हो। अब फैक्ट्री के डेफिनेशन पे अगर मैं एरो बना के 40 मिनट टान दूं, फैक्ट्री का डेफिनेशन, वर्कर का डेफिनेशन, 15 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब 7 चैप्टर 6 चैप्टर मिला के, यानी कि वैसे देखा जाए तो एवरेज में हर चैप्टर 2-3 मार्क्स का है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ चार्ट्स मिलेगा, कॉपी भर जाएगा, हॉस्टल पीजी में दिखाते रहना, देखा लॉ का नोट्स मेरा बहुत मोटा है। लाइफ डजंट रन लाइक दैट। तो वर्कर का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, क्लीनिंग मशीन में इन्वॉल्व हो, क्लीनिंग प्रीमाइसेस। और पता है इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ने का एक और तरीका, एग्जाम के पहले हमारे सेकंड व्यू भी आपके पास रहती है ना पेन ड्राइव में, मोबाइल ऐप में, फास्ट फॉरवर्ड करके वापस मेरे डायलॉग सुनो, तो आपको ट्रिगर हो जाता है। बिकॉज ये सब चैप्टर्स आज अच्छा रहे, परसों याद है, तरसों भूल जाएंगे। इट हैपेंस, इट्स नेचुरल। बट लास्ट में मेरे ही रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके फिर सुन लेना, बोर्ड वर्क दिखेगा, मेरी गंदी आवाज आएगी, आपको याद दिलाएगी सारे प्रोविजंस। ओके, तो वर्कर का डेफिनेशन हमने देखा। नाउ जस्ट मिनट, ये बहुत सारे डेफिनेशंस होने लग रहे थे। ओके, अच्छा एक चीज यहां लिखा हुआ नहीं है, पर आप लिखोगे क्योंकि वो बहुत काम का चीज है। यहां ना 2 डेफिनेशन से आगे आएगा, लिखो यंग पर्सन का डेफिनेशन यहां से कॉपी करके। यंग पर्सन मीन्स इतना सा लिखो, अ पर्सन हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट। कॉपी दिस एवरीवन। यंग पर्सन का मतलब क्या होता है? हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट। स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। मैं फुल पेज कर देता हूं। Young person means either a child young person means a person who is either a child or an adolescent. अब तुम लिखना चाहोगे चाइल्ड का डेफिनेशन तो प्लीज लिखो ना, ये वाला बहुत अजीब डेफिनेशन है। चाइल्ड और एडोलेसेंट यहां से कॉपी करोगे, सुनो पूरा मत कॉपी करना, एज कॉपी करो। एडोलेसेंट का मतलब क्या है, वहीं पे उसी डेफिनेशन में एरो देके लिख लो जहां तुमने लिखा था ना, यंग पर्सन मींस आइदर अ चाइल्ड और एन, ये एज लिख लो। चाइल्ड कौन माना जाता है फैक्ट्रीज एक्ट में? लेस देन इक्वल टू 15 ईयर्स, बिकॉज दूसरे एक्ट में 14 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर क्या है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 15, लेस देन इक्वल टू 15 ईयर्स। एडोलेसेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड लेस देन 18 ईयर्स। एमसीक्यू में आएगा, लोग 14 लिख करके आ जाते हैं, रिमेंबर। एक लाइन लिखने बोला मैंने यंग पर्सन का, पहले आपको डेफिनेशन। लिखा जो 15 साल के नीचे हो वो चाइल्ड है, वो भी यंग पर्सन के अंदर आ रहा है। और एडोलेसेंट हो गया, 15 हो गया है पर 18 के नीचे हो आप। ओके, वेरी गुड सर, आगे बढ़े जरूर। मैंने आज आप बोला था आपको ऑक्यूपायर की बहुत सारी ड्यूटीज होती है। डिड आई टेल यू दिस? ऑक्यूपायर जो होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, उसके बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं। तो ऑक्यूपायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है एक समय के पहले। तो इंग्लिश देखो क्या लिखा है, ऑक्यूपायर शैल at least 15 days before he begins to occupy or use any premises as a factory send to the chief inspector एक रिटन नोटिस फैक्ट्री यूज करने के पहले कि ये मेरे फैक्ट्री का नाम है, ये मेरा फैक्ट्री का एड्रेस है, ये मेरे ऑक्यूपायर का नाम है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये वाला हम लोग करते हैं, डिटेल्स ऑफ वर्कर्स ये है। आज मैंने बोला था ना ऑक्यूपायर की बहुत सारी ड्यूटीज होती है। फिर कौन होता है ऑक्यूपायर?
एक ऐसा शख्स जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टर्स, पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में, फर्म के केस में पार्टनर्स, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल्ड फैक्ट्री है तो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट किया हो मैनेज करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं नोटिस बाय ऑक्यूपायर, सिंपल, किसको नोटिस दे रहा है वो? चीफ इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट का वो ऑफिसर है जिसको कई खबर जाती है। ओके, कितने दिन पहले नोटिस देने बोल रहा है? एटलीस्ट 15 डेज बिफोर है, आफ्टर नहीं है ये वाला नोटिस। बिफोर ही बिगिंस टू यूज द प्रेमाइसेस एज अ फैक्ट्री। क्या चीज की नोटिस जाती है? उसका खुद का डिटेल, फैक्ट्री का डिटेल, वर्कर्स का डिटेल देते हुए। तो ये एमसीक्यू में आता है, कितने दिन पहले आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को खबर देना पड़ता है कि आप फैक्ट्री शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो ये फेमस एमसीक्यू है। वैसे ही यहां पे एक और एक एमसीक्यू है इसी वाले के अंदर, देखो अलग इंक से लिखूंगा। Whenever a new manager is appointed, फैक्ट्री में जब कोई नया मैनेजर अपॉइंट होता है ना, तो वापस से ऑक्यूपायर इंस्पेक्टर को खबर दे रहा है विद इन 7 days। सर आप 15 बोले थे ना, वो था फैक्ट्री यूज करने के 15 दिन पहले, और ये वाला अब क्या हो रहा है? जब भी नया मैनेजर अपॉइंट होता है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ न्यू मैनेजर अपॉइंटमेंट। तो ये एमसीक्यू आता है, तो मैं भी लिखते जा रहा हूं ताकि आपका उस पर कमांड रहे। एक है 15 दिन पहले वाला और एक है 7 दिन पहले वाला। विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ न्यू मैनेजर्स अपॉइंटमेंट, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ न्यू मैनेजर्स अपॉइंटमेंट। पक्का? ओके, वेरी गुड। सो ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या होते हैं? व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर? बहुत कुछ है ड्यूटीज। Now, state government may appoint such persons as possess the prescribed qualification to be inspectors. State government इस फैक्ट्री के अंदर, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, ऑफिसर्स का नाम है। तो इंस्पेक्टर्स को स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर उनका एरिया बताता है, आप इस फैक्ट्री का ध्यान रखेंगे, ये वाले एरिया आपके फैक्ट्री वाले, ये वाले फैक्ट्री के एरिया आपके अंदर आएंगे, अलग अलग जोन बांटे हुए रहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, 3 marks क्वेश्चन, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर क्या क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स? तो बिना पढ़े बताओ, ये इंस्पेक्टर क्या करने आएगा? छानबीन करने ना आएगा? फैक्ट्री में सब कुछ सही है ना, मशीन का क्वालिटी कैसा है, चिमनी ठीक से ऑपरेट होता है क्या, अपना थोड़ा रिकॉर्ड्स दिखाइए। तो वर्कर लोग को आप कहीं ओवर टाइम करा के बिना पैसा दिए लोग को ऐसे तो नहीं कर रहे हो। और अगर देखा जाएगा कि कोई रजिस्टर रिकॉर्ड गड़बड़ है तो रजिस्टर रिकॉर्ड को सीज करके अपने पास ले जाएगा, और लगेगा कि इस फैक्ट्री में कोई बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ यूज हो रहा है बिना सेफ्टी नॉर्म्स, तो उसको भी अपने पास लैब में टेस्ट करने के लिए ले जाएगा। बिना पढ़ेगा, सोचो यही तो होता होगा। तुम लोग क्या करते हो बताओ? डॉट 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 चार्ट बना लेते हो, एरो 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 एरो, खुश होते हो, पूरा चार्ट बुक मिल गया। पर नहीं चलता है दुनिया ऐसा। आपको मैं आजादी दे रहा हूं। सर इंस्पेक्टर का पहले फील कराया, क्या करेगा? कुछ एग्जामिन करने आएगा, चिमनी का क्वालिटी, मशीन का क्वालिटी, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स ले जाएगा, लैब में टेस्ट कराएगा, यही है ना? अब पढ़ो, मेक एग्जामिनेशन ऑफ एनी प्लांट, मशीन, सामान। ओके, सीज एनी रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स। ओके, फिर कई बार आर्टिकल भी ले जाता है ना लैब में, आर्टिकल और सब्सटेंस फॉर एग्जामिनेशन। बोलो, ये 3 मैंने बोला था ना मुंह से। अब एक्स्ट्रा क्या चल रहा है फैक्ट्री में ना, बंटी का हाथ कट गया, एक मजदूर है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा ना एक्सीडेंट का, उसके लिए भी कौन आएगा? एक्सीडेंट, और जैसे कोई इंजरी या डिसेबिलिटी हुआ है या डेथ हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये 4 मत भूलना, कम से कम सारा पढ़ना है, बाकी भी जो मैं नहीं मार्क कराया हूं उसमें ज्ञान है, पर ये 4 आपको लॉजिकल लग रहा है लिखना कि आप इसमें क्या करते होंगे। एग्जामिन करने आओगे, ओके, कुछ बुक्स अपने पास ले जाने की पावर आएंगे, सीज, पोजेशन लेने का पावर आएगा, और एक्सीडेंटल इंक्वायरी का मैटर भी होता है। तो जो मेन पंच लाइन्स है वो आपको दिखने लगा। दीज आर द मेन पंच लाइन। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि फैक्ट्री में क्या होता होगा, मार्क करिए फुल पेज।
याद हो रहा है 3 मार्क्स के लिए कि आपको पहले मैंने सोचने की शक्ति दी कि आखिर क्या करता होगा इंस्पेक्टर। अब एक नाम बहुत फेमस है, सर्टिफाइंग सर्जन, मैंने शुरू में भी बोला था आपको। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, जहां हम लोग आज लिस्ट ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लिखे थे ना, देखो इस टाइप के नाम आए थे, फैक्ट्री ऑक्यूपायर, हैजार्डस पर्सन, यंग पर्सन, बोलो हाँ या ना। यहीं पर एक नाम और लिख दो। अच्छा, वर्किंग आवर्स अभी बचा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर्स हम लोग करेंगे, सर्टिफाइंग सर्जन्स भी करेंगे, ठीक है। एंड एमसीक्यूज ऑन टाइम लिमिट ऑफ इन्फॉर्मिंग, ऑक्यूपायर चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन पहले बताता है फैक्ट्री शुरू करने के पहले? 15 दिन। और जब भी न्यू मैनेजर अपॉइंट होता है कितने दिन के अंदर बताता है? 7 डेज। पक्का? साथ साथ में याद होते जा रहा है, वेरी गुड। मार्किंग ऐसे किया आपने अच्छे से, गुड। मैं बोल रहा हूं आप ना नए चैप्टर्स जो इंट्रोड्यूस हुए ना, सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन, एडीआर मैकेनिज्म, ये सब छोड़ के मत जाना। इमोशनल इंटेलिजेंस, दीज आर न्यू चैप्टर्स ऑफ सीएमए मैथ जो आपको जरूर से करना है। सर्टिफाइड सर्जन्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली अभी आपने देखा था कि कई बार यंग पर्सन अपॉइंट होते हैं फैक्ट्री में। यंग पर्सन का मतलब क्या हो गया सर? जो 15 के नीचे हो और 15 या 15 के ऊपर हो और 18 के नीचे हो। तो वैसे तो चाइल्ड का एक एक्ट है, चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ अपॉइंटमेंट, वहां 14 के नीचे वालों को तो आप फैक्ट्री में रख ही नहीं सकते। तो लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। एक चीज देख रहे हो, जैसे इंस्पेक्टर्स भी कौन अपॉइंट किया था? स्टेट गवर्नमेंट। इन लोग क्या करेंगे, जिनको हम लोग सर्टिफाइंग सर्जन बोलेंगे, ऑपरेशन करने के लिए नहीं आए हैं। तुमको लग रहा होगा ऑपरेशन करने आए हैं, नहीं नहीं। इन लोग यंग पर्सन को अगर आप कभी अपॉइंट करते हो, 16 साल के आदमी को, 17 साल के आदमी को, तो उनको एग्जामिन करते हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, और सर्टिफिकेशन देते हैं। ओके। या जिन फैक्ट्री में हैजार्डस सब्सटेंस यूज होता है ना, तो वहां पे भी लोगों को बीच बीच में चेकिंग करता है। बताओ, हैजार्डस डेंजरस ऑक्यूपेशन में उन लोग क्यों एग्जामिन करते हैं कि कहीं बीमारी तो नहीं हो गया उस ऐसे पर्यावरण में काम, वातावरण में काम करते करते। तो ये सर्टिफाइंग सर्जन भी मेरे लिस्ट में था। तो स्टेट गवर्नमेंट आर अपॉइंटिंग क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, साथ साथ में याद कर लो, अकेले में बोर हो जाओगे। स्टेट गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज सर्टिफाइंग सर्जन्स। 2 काम है, मेन कीवर्ड्स लिख लो। यंग पर्सन को इन लोग चेकिंग वेकिंग करते हैं, और एक सर काम इनका क्या है, जहां डेंजरस सब्सटेंस यूज होता है वहां के लोगों को भी इन लोग पीरियोडिकली चेकिंग वेकिंग करते रहते हैं। चेक इट प्लीज, दोनों एस्पेक्ट चेक कर लीजिए। और फिर देखो खुद का बुक कितना अच्छा लग रहा है इस टाइप की कलर्ड मार्किंग से। लाइफ इज सो इजी। चार्ट का क्या दरकार, आप इंस्टीट्यूट मैट पे बल्कि रिलाई भी कर सकते हो कि सही है, यहीं से पेपर आएगा। तो अननेसेसरली इस पे चार्ट नहीं करना है अपने को। और पूरी सेम बुक है, अगर कोई फ्रेंड पहले ओल्ड में था, न्यू में ट्रांसफर हुआ और डर रहा होगा मेरा क्या होगा, सेम है भाई, अंदर से मैच कर लो। कलर भरना है, भर लेना अलग कलर से अपने ब्लैक एंड व्हाइट किताब में। मैं तो खुद ब्लैक एंड व्हाइट यूज करूंगा अगले क्लास में, मेरा उसमें मार्किंग है। तो डिड यू अंडरस्टैंड सर्टिफाइंग सर्जन्स वाला एस्पेक्ट? और क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, इन लोग पीरियोडिकली मेडिकल सुपरविजन देंगे इस टाइप के फैक्ट्रीज में जहां पे इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी होता है। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर मेजर्स? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, हम बोला था ना इंपॉर्टेंट है। एनुअल लीव विथ वेजेस, तो अब एक एक टॉपिक शुरू होने वाला है। जैसे यहां पे आ रहा है देखो, हेल्थ, सबसे पहले एक टॉपिक आ रहा है हेल्थ। तो हेल्थ अगर अलग से 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए कि हेल्थ के अंदर क्या क्या कवरेज होगा, तो छोटी छोटी बातें, क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देखो अगर क्लीन नहीं रहेगा ना तो बीमारियां फैलेगी फैक्ट्री में। और 1948 में तो बहुत प्रॉब्लम्स थे। अब तो आजकल सभी कोई वर्कर भी काम करने के पहले देखता है एम्बियंस कैसा है, फैक्ट्री अंदर से कैसा है, हवा पानी अच्छा आता है। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, बिकॉज जहां पे बहुत बड़े बड़े मशीन यूज होते, गर्म हो जाता है, तो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कैसा है, डस्ट एंड फ्यूम, बहुत ड्राई हो जाता है वेदर, तो हमें आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी डालना पड़ता है उस एनवायरनमेंट में। बहुत ड्राई भी चीज खराब है ना, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग, हर वर्कर को मिनिमम इतना क्यूबिक मीटर स्पेस मिलना चाहिए, अभी पढ़ेंगे एमसीक्यू आता है उस पर। लाइटिंग, कितना आर्टिफिशियल लाइट भी कुछ लगाओगे, और वेल लिट होना चाहिए, थोड़ा सूरज का रोशनी भी आए। ड्रिंकिंग वाटर, देखो टॉयलेट्स, थूकदान, अरे बाबा लग रहा हम लोग वही जमादारी बन गए। ओके, तो क्लीनलीनेस में सिंपल सिंपल बातें, ताकि कोई उसमें ड्रेनेज वेनेज अच्छा मेंटेन रहे, फालतू सा पॉइंट दिया हुआ है। अब इस पे गंदे गंदे एमसीक्यू आते हैं। देखो, क्लीनिंग द फ्लोर ऑफ एवरी वर्कमैन वंस इन एवरी वीक।
अच्छा रुको, हर हफ्ते आप वॉशिंग पाउडर से साफ करिए। ओके, डिसइंफेक्टेंट मतलब कोई अच्छे तरीके से फ्लोर हर हफ्ते क्लीन होना चाहिए एक बार मिनिमम, ड्रेनेज बढ़िया होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंदा गंदा एमसीक्यू आ सकता है, इंटीरियर वॉल्स एंड रूफ्स भी क्लीन हो। इंटीरियर वॉल्स में वाइट वॉशिंग हो, वाइट वॉशिंग हो, वाइट वॉशिंग हो वंस इन एवरी 14 मंथ्स, वाइट वॉशिंग हो वंस इन एवरी 14 मंथ्स। Where surface has been painted or varnished, repairing करवाया जाए once in every 5 years. When they are printed or varnished, it should be cleaned once in every period of 14 months. यानी इस पे ना MCQ आ जाता है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। वाइट वॉशिंग का क्वेश्चन आता है, इंटीरियर वॉल्स का वाइट वॉशिंग और कलर वॉश once in every 14 months होना चाहिए। ओके, सरफेस अगर पेंटेड है तो रिपेयरिंग होना चाहिए वंस इन एवरी 5 years. ऑल विंडोज डोर्स शुड बी एटलीस्ट वंस इन 5 years. एमसीक्यू में आ जाएगा कि डोर्स एंड विंडोज का पेंटिंग कब होना चाहिए। डोर्स, खिड़की और दरवाजों का 5 साल में एक बार। अच्छा, इंटीरियर वॉल्स का वॉश, कलर वॉश और व्हाइट वॉश, चूना बोल लो या रंग बना लो, उसमें वंस इन 14 मंथ्स है एमसीक्यू में। लोग ऐसे भूल जाते हैं। वंस इन 5 years किसके लिए? अंडरस्टूड। और सरफेस अगर पेंट किया हुआ है तो रिपेयर करवाओ वंस इन एवरी 5 years. इफ वॉशेबल देन वंस इन एवरी 6 months. पूरा सरफेस का वो होना चाहिए। तो अगर एमसीक्यू लिख दिया मैंने, आई हेट दीज क्वेश्चंस। अब इसके लिए चार्ट बुक मत मांगना, सर चार्ट दिखाइए ना, इसका चार्ट कैसे होगा। अंडरस्टूड, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चार्ट को पढ़ लोगे तो आप क्या नौकरी मिलेगा आपको? सर हमको पता है रंग कितने दिन में होता है, कोई काम नहीं आने वाला है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस, कचरा ठीक से गिराया जाए, हर वेंटिलेशन हो, फ्रेश एयर आता रहे, इसे अंडरलाइन कर लो एक बार। जहां बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्म हवा को कहीं और फेंकवाइए, यही सब लिखा हुआ है। डस्ट एंड फ्यूम अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये होगा, एग्जॉस्ट अप्लायंसेस शैल बी अप्लाइड। एग्जॉस्ट अप्लायंसेस शुड बी अप्लाइड। एग्जॉस्ट अप्लायंसेस अप्लाई करवाना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, इफ ह्यूमिडिटी इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड then state government can make rules. अगर ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली बढ़ा दिया जाए तो उसके लिए रूल्स होते हैं कितना ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए। इस पे बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। जैसे इस पे एमसीक्यू आता है तो मैंने मार्क करके रखा है, इंटीरियर वॉल्स का पेंटिंग, डोर्स का पेंटिंग। अच्छा, क्लीनिंग द फ्लोर में एक लड़का लिख के आ गया वंस इन 5 years, मारो थप्पड़। क्लीनिंग द फ्लोर यार once in every week by washing disinfectant. Okay, overcrowding injurious नहीं हो, आपस में भिड़े नहीं वर्कर काम करते करते। और देखो ये लाइन पे एमसीक्यू आता है, every workroom in a factory will have at least 14.2 cubic meters of space for every worker. 14.2 cubic meters of space for every worker. 14.2 cubic meters of space every worker. लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, दिख रहा है ये, टॉयलेट्स, स्पिटून्स, ये सब मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा प्लीज। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, देखो, होलसम ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने लायक। होलसमनेस का मतलब होता है पीने लायक रहे, ये होलसेल मार्केट मत बना देना। और लिखा है अगर मोर देन 250 वर्कर्स हैं, एमसीक्यू आ सकता है, कूल ड्रिंकिंग वाटर, वाह, ठंडा पानी के लिए बोलता है अगर मोर देन 250 वर्कर्स हो तो आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। पर एक लैंग्वेज लिख दिया इसमें, ड्यूरिंग हॉट वेदर, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आया 300 वर्कर्स है, ठंडा पानी नहीं था, और फैक्ट्री कहां थी बताइए? हिमाचल में। दरकार नहीं है, वहां ठंड पड़ता ही नहीं है। लकीर के फकीर मत बजा, हम किताब से पढ़े, मेरा फ्रेंड के पास चार्ट बुक था, मोर देन 250 वर्कर्स में कोल्ड वाटर लिखा था, इसलिए बोलते हैं इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ो जहां फुल स्टॉप तक आपका सही पॉइंट निकलता है।
कंपनी लॉ हमारे बुक से, कंपनी लॉ को छोड़ के बाकी सब पोर्शंस इंस्टीट्यूट मैथ से हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखोगे आगे भी सब इंस्टीट्यूट मैथ से हुआ है। ओके, सेफ्टी में आ जाइए। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी में सिंपल बात। अच्छा, अब एक मिनट, अगर कोई पूछे 3 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन हेल्थ पर, 3 मार्क्स का अगर इजी पेपर आ जाए, क्लीनलीनेस का पॉइंट सबको याद रहेगा। इसमें क्या क्या आता है? फ्लोर वाला क्लीनलीनेस, ऐसे लिख लो, व्हाइट वॉशिंग, डोर पेंटिंग के रिक्वायरमेंट्स अलग थे, हाँ या ना? कचरा कैसे गिराया जाए, ओवर क्राउडिंग एक अच्छा पॉइंट था, ड्रिंकिंग वाटर एक इजी पॉइंट था। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे आने चाहिए ताकि पेपर ब्लॉक नहीं हो। कि हेल्थ पर अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे आने के चांस मेरे को नहीं लग रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है। सर तुझे लग रहा है वही करवाइए? नहीं भाई, ट्यूशन लिए हो और बीकॉम का एग्जाम थोड़ी है कि सिलेक्ट ऐसे ही मन से करके चले जाए। एक एक लाइन संभव नहीं यहां करने का, बिकॉज आप समझ रहे हो ना। सर फैक्ट्री से कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे 5-6 चैप्टर्स हैं, उनमें से 15 आने वाला है। वो 4 दिखने को लग रहा है, वो चौथा के अंदर 4 है, तो 7 चैप्टर्स हैं इनडायरेक्टली। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेफ्टी में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर, बाबा बहुत लंबा पॉइंट्स यहां पे लंबा सा डाल दिया है। ये देखो, सेफ्टी में भी 4-5 अच्छे पॉइंट पढ़ा दे रहा हूं। मशीन जो रिवॉल्विंग मशीनरी नहीं होते डेंजरस, जैसे कोई कट सकता है, मर सकता है, उसको फेंस करके रखो। ओके, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन मत करवाओ, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यंग पर्सन्स को अगर डेंजरस मशीन में काम करवाते हो तो पहले ट्रेनिंग वेनिंग दिए हो ना, तब ना करवा रहे हो। 16 साल के वर्कर को, 17 साल के वर्कर को, वो फिट तो है। तो सारा नहीं पढ़ना है, 3 यहां से पढ़ना था। इधर आओ, सेफ्टी में बोलते हैं फ्लोर में गड्ढा वड्ढा भर के रखो, मतलब ताकि कोई आदमी गिरे नहीं। लिफ्टिंग मशीन्स में आपका पीरियोडिकली एएमसी होना चाहिए, वरना लिफ्ट ऊपर जाएगा और नीचे भी जल्दी आएगा, अचानक चेन टूट जाएगा लिफ्ट का, ऐसा ना हो। प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई प्रिकॉशंस लेना है इन केस ऑफ फायर, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 4-5 पढ़ना है यहां से, सेफ्टी में सारा मत पढ़ना। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, फिर फैक्ट्री का बिल्डिंग का भी मेंटेनेंस होना चाहिए। पता चलेगा फैक्ट्री का बिल्डिंग ही आपका ध्वस्त हो गया, पुराना बिल्डिंग होता है ना, अचानक बिजली कड़कता है, वो बिल्डिंग भी एक पोर्शन गिर जाता है। तो इसमें 5-6 आपको आने चाहिए, वैसे आने के चांस मुझे तो नहीं लग रहे हैं, पर आपको आइडिया हो गया। हेल्थ में अलग अलग बातें थी। हेल्थ में क्या कहता, क्लीनलीनेस, रंग करवाओ, लाइट अच्छा हो, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की दरकार पड़ती है, वेंटिलेशन। सेफ्टी में आप समझ में आ रहा है, मशीन अगर डेंजरस है फेंस करो, यंग पर्सन को डेंजरस मशीन में जल्दी से काम मत दो, काम दो तो कोई के सुपरविजन के अंदर दो। लिफ्टिंग मशीन में मैक्सिमम लिखा रहता है, मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स सो मेनी केजीज अलाउड। केजी लिखना भी जरूरी है, मोटा आदमी 1 घुस गया 6 के बराबर हो सकता है। पिट्स मस्ट बी कवर्ड, फायर के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाओ, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करो, तो पेपर ब्लॉक नहीं हो। तो सेफ्टी के बारे में भी हम जानते हैं। अच्छा, हम लोग हैजार्डस प्रोसेस जानते थे, हाँ। तो बोलते हैं एक चीज देख लो, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट ही आ रहा है यहाँ पर, कभी सेंट्रल और स्टेट को चूज करने में आएगा तो स्टेट को चूज करोगे। द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइसिंग इट टू कंसिडर एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर द इनिशियल लोकेशन of a factory involving a hazardous process or for the expansion of any factory appoint a site appraisal committee। लैंग्वेज मिल रहा है? साइट अप्रेजल कमिटी अपॉइंट किया जाएगा। यहां पर एक साइट अप्रेजल कमिटी अपॉइंट किया जाएगा। साइट अप्रेजल कमिटी क्या करेगा? नाम से पता चल गया, जिस साइट पर तुम हैजार्डस प्रोसेस वाला फैक्ट्री सेट करने जा रहे हो, उसको कौन अप्रेज करेगा, क्या हो सकता है फैक्ट्री या नहीं हो सकता है? साइट अप्रेजल कमिटी। दे विल एग्जामिन, लिखा हुआ है, they will examine the application for establishment of a factory involving hazardous process and make its recommendation to the state government within 90 days of receipt of application। 90 दिन के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट को बता भी देंगे कि देखिए हमारा ये व्यू है, इस आदमी को क्लियरेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है पता है, ये अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हैजार्डस प्रोसेस के लिए
what special provisions laid for hazardous process. तो एक प्रोसेस क्या हुआ, that if anyone wants to set up, याद करो मेरे साथ साथ, अगर कोई सेटअप करना चाह रहा है फैक्ट्री जहां पर hazardous process इन्वॉल्व होता है, तो उसे अप्लाई किसको करना पड़ेगा? साइट अप्रेजल कमिटी विच हैज बीन सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, और क्या करना है हैजार्डस प्रोसेस का स्पेशल प्रोविजन में? देखो लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर ऑफ, देखो हेडिंग कंप्लीट करो, ऑफ द फैक्ट्री इन्वॉल्विंग hazardous process. Responsibility of the occupier of the factory involving hazardous process. मैं लेआउट करता हूं, फुल पेज लिख रहे हो? तो ये भी hazardous process पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लिखो 3 मार्क्स. तो कोई अब ये मेरे को मैसेज मत करना पेपर कैसा आएगा सर, भोला भोला बात करते हो, पूरा कंपनी लॉ पढ़ लेते हो सर, क्वेश्चन कैसा आएगा? तो हर वीडियो में तो लिखवा रहा हूं 3 मार्क्स, एमसीक्यू 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स. बोलते हैं कि अगर आपके हैजार्डस प्रोसेस है तो आपको पहले एक पॉलिसी बनाना पड़ता है. कल को हमारे यहां कोई दुर्घटना हो जाए तो हम कैसे इसको डील करेंगे. सारे टाइप के डेंजर्स जो जो हमारे यहां हो सकते हैं, डिस्क्लोज ऑल डेंजर्स, हेल्थ हैजर्ड्स एंड measures to overcome those hazards. वो डिस्क्लोज करो. ओके, आपका एक इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए. समझ में आता? डिजास्टर, कल को कुछ हो जाए, ब्लास्ट फर्नेस आपका ब्लास्ट हो जाए, तो डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लोगे, इसे वर्ड्स पेपर में चाहिए, वो पहले से आपके रेडी होने चाहिए कि आम जनता को भी अगर कोई नुकसान हो जाए आपके कारण. फैक्ट्री में जब कोई नुकसान होता है ना, आसपास जो रिहायशी इलाके होते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, गरीब लोग का जो स्लम एरियाज होता है, सब तबाह हो सकता है. तो डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स आपने क्या लिया है और किस तरह आप हैंडल करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, स्टोर करेंगे इनसाइड द फैक्ट्री, और उसका जो वेस्ट होता है वो भी हो सकता है डेंजरस हो, डिस्पोजल भी कैसे होगा आउटसाइड द फैक्ट्री, वो सब पहले से लिखा रहेगा. तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर. जब भी कोई हैजार्डस प्रोसेस यूज होता है तो ऑक्यूपायर एक डिटेल्ड पॉलिसी बना रहा है. क्या चीज को लेकर बताओ? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. एक लाइन याद रखना, उसको हेल्थ एंड सेफ्टी परम कर्तव्य है ऑक्यूपायर का. फैक्ट्री में एक परम कर्तव्य देखा जा रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स का एक परम कर्तव्य यहां पर देखा जा रहा है. डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंजर्स, हेल्थ हैजर्ड्स यहां पर क्या है, डिजास्टर कंट्रोल यहां पे क्या स्टेप्स लिए गए हैं और किस तरह इन्होंने डिस्पोज ऑफ करने का भी स्टेप्स लिया. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स. और एक क्वेश्चन आ गया, ये तो था जनरल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी. कई बार पेपर क्या आ जाता है पता है, पेपर उल्टा आ गया, पेपर एक अलग लैंग्वेज का आ गया, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर ऊपर तो कर दिया था, ये था जनरल, इस वाले को लिखो जनरल. ये था जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब नीचे क्या है, स्पेसिफिक. ये तो ये हो गया कि एक लाइन का आंसर क्या है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. आई हैव टू मेक अ पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. व्हाट आर द डेंजर्स इन्वॉल्व, इजी लैंग्वेज में अगर बोलूं, व्हाट आर द मेजर्स वी आर टेकिंग, हाउ टू हैंडल एनी डिजास्टर. मार्क्स मिल जाएगा बिकॉज वर्ड टू वर्ड नहीं हुआ. जनरल पब्लिक को कवरेज कैसे मिलेगा, हम लोग कैसे बचाएंगे, हाउ टू हैंडल हैजार्डस सब्सटेंस, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, ये सब चीजें आ रही हैं जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर. वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी in relation to hazardous process. What is the specific responsibility? Like he has to maintain the health records of the employees. Oh, और मुझे कुछ लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे जो हैंडल करना जानते हो एंड जो सुपरवाइज करना जानते हो. यानी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेन चीज क्या है, मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि हैजार्डस सब्सटेंस हैंडल करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए, यस,
एक्सपीरियंस्ड पर्सन आर हायर्ड। आड़ू आदमी को ले आओगे ना और तुम्हारे को प्रॉब्लम में डाल जाएगा एक्सीडेंट करके। टू हैंडल एंड सुपरवाइज। तो ये उनकी एक हेल्थ मतलब पीरियोडिकली मुझे चेकिंग कराना पड़ेगा कि जो हैजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट एक टफ एक्ट माना जाता है। इट्स वेरी वेरी बिग। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंस्ड पर्संस टू हैंडल एंड सुपरवाइज। तो क्वेश्चन दो टाइप के आ सकते हैं कि जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस क्या है, स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस क्या है। दोनों एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायर कर सकता है समय समय पर हेल्थ एंड सेफ्टी इस टाइप के फैक्ट्रीज में। विच फैक्ट्री में? फैक्ट्री इन्वॉल्विंग एचपी। कुछ इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया था पिक्चर में। मैक्सिमम इतना टॉक्सिक सब्सटेंस निकल सकता है, इसके बारे में लिख सकता है। तो ऑक्यूपायर क्या कर रहा है, सेफ्टी कमिटी सेटअप करेगा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। लैंग्वेज क्या है देखो, सेफ्टी कमिटी यहां पे सेट करना पड़ता है। ये भी हैजार्डस प्रोसेस का एक रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी कमिटी में इक्वल क्या इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? किस किस के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है बताइए? वर्कर्स के एंड मैनेजमेंट के। सेफ्टी कमिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वर्कर्स के एंड मैनेजमेंट के, जो रिव्यू भी करते रहेंगे पीरियोडिकली सब कुछ। सेफ्टी कमिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के रहते हैं। और अगर कभी वर्कर्स को लगे कि उनकी लाइफ को थ्रेट होने वाला है या हैजार्डस प्रोसेस से कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं ऑक्यूपायर के नॉलेज में, एजेंट के, मैनेजर के जो इंचार्ज हैं, और इमीडिएट एक्शन लेकर रिपोर्ट इंस्पेक्टर को देना पड़ता है कि हमने स्टेप्स ले लिया था। मैं फुल पेज करता हूं, आप आराम से जूम करके पढ़िए। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि और हैजार्डस प्रोसेस में और क्या क्या स्पेशल नॉर्म्स है, ये स्पेसिफिकली अभी हैजार्डस प्रोसेस के नॉर्म्स चल रहे थे, तो इट्स एक्चुअली अ बोरिंग टॉपिक बट वी हैव टू डू इट। और मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यू सिलेबस में आप इंस्टीट्यूट मैट को कंपनी लॉ को छोड़कर सबके लिए बेस बनाओगे। कंपनी लॉ के टॉपिक्स आप देख सकते हो मेरे पढ़ाने के बाद, अच्छा ये हुआ वह, ये हुआ वह, सब टिक हो जाएगा। बट यू कैन नॉट फॉलो अदर मैथ फॉर दीज चैप्टर्स। ये चैप्टर्स इंस्टीट्यूट मैथ से ही होने चाहिए। तो सेफ्टी कमेटी पे एमसीक्यू आ सकता है कि सेफ्टी कमेटी में वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं या मैनेजमेंट के रहते हैं? दोनों के इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर रहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट, वेलफेयर। वेलफेयर में क्या क्या आता है देखिए। वेलफेयर में वॉशिंग फैसिलिटीज है, कपड़ा धोने का फैसिलिटी, वाह वाह वाह। सुखाएंगे धोएंगे तो, बैठेंगे थक जाएंगे तो, फर्स्ट एड अप्लायंस, वाह वाह, थोड़ा सा लगता चोट आते ही कांटा लगा हो जाएगा, बैंडेड वैंडेड हो। कैंटीन्स, शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स, लंच रूम, क्रैशेस, बेबीज जब आते हैं ना विमेन वर्कर्स के साथ, उनके लिए भी। एन अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स, ये एक नया चीज आपको भी देखने मिलेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स। वैसे सेफ्टी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो वेलफेयर में आप देखोगे इस टाइप के एस्पेक्ट भी हो। मिल गया? वॉशिंग फैसिलिटीज, ड्राइंग, सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, वेलफेयर ऑफिसर्स सारे मिलने लगे। अच्छा, वेलफेयर ऑफिसर्स क्यों आएंगे बताइए? वेलफेयर का ध्यान रखने के लिए कि फैक्ट्री में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आपको अपॉइंट करना होगा फैक्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर्स, कब कंपल्सरी देखते हैं। तो ये देखो, ये सब में पढ़ने का दरकार नहीं है। सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, ये सब दरकार नहीं है आपको पढ़ने के लिए। हाँ, ये एक लंबा सा एक लिस्ट है जहां 500 से ज्यादा वर्कर काम करते हो, वहां एक एम्बुलेंस होना चाहिए खुद का, नर्सिंग स्टाफ हर समय रेडी रहे।
कैंटीन्स में एमसीक्यू आ सकता है, आया हुआ है एक बार जमाने में। अगर मोर देन 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ये सब एमसीक्यू के एंगल है, हाँ, तो कैंटीन होना चाहिए। शेल्टर एंड रेस्ट रूम्स, ये सब कब होना चाहिए? इफ मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, if more than 150 workers are employed. If more than 30 women workers अगर होते हो, इस पे एमसीक्यू आ जाता है। तो क्रैशेस है ना, किस बच्चों के लिए रहता है पता है आपको? अंडर द एज ऑफ 6 years, 6 साल के नीचे वाले पीरियड के लिए। सो इफ मोर देन 30 विमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, तो क्रैश मेंटेन करना पड़ेगा अंडर द एज ऑफ 6 years। कैंटीन्स, शेल्टर्स एंड रेस्ट रूम्स, क्रैशेस, ये पूरा याद करने वाला है। आई नो इट्स बोरिंग, पर मैंने फिर भी कोशिश करके सारा एग्जाम, मेरा सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मैं एग्जाम के, जहां जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं उसको टारगेट करते हुए चल रहा हूं। वेलफेयर ऑफिसर्स, ऑक्यूपायर को कब एम्प्लॉय करना पड़ता है? वेलफेयर ऑफिसर्स गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं है, वेलफेयर ऑफिसर्स ऑक्यूपायर नियुक्त करेगा। इफ मोर देन 500 वर्कर्स आर, या उससे ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, देन उनको वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। वैसे यहां लिखो, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 वर्कर्स आर अपॉइंटेड, देन सेफ्टी ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड। ओ, तो ये अलग चीज है दोनों, वेलफेयर अलग है, सेफ्टी हम लोग पढ़े थे ना, मशीन फेंस करके रखो, लिफ्ट में अच्छा कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, गड्ढा भर के रखो, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के रखो। तो याद रखना, वेलफेयर कब काम आता है? जब 500 या मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। सेफ्टी कब काम आता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। बोलो हाँ या ना? तो सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे, देखा मेरा वो भूमि पूजन बहुत अच्छा हुआ था, कहां कहां से एमसीक्यू आते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर्स। तो आपको पता है सर याद कैसे होता है, कहां 500 है कहां 1000, हम ऐसे याद किया है। सेफ्टी बड़ा चीज है, वेलफेयर बड़ा चीज में बड़ा फिगर डाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 वर्कर्स, वेलफेयर में ग्रेटर देन इक्वल टू 500। मेरे को ये याद हो गया था, एक 500 है एक 1000 है, तो मैं कैसे बांटा हूं मैंने बता दिया। अब आ रहा है वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, कहीं दिखा आपको? वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स, देखो ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको बहुत सारे, और लास्ट में एनुअल लीव विद वेजेस, मार्क करो। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स, एनुअल लीव विद वेजेस, दिख रहा है? एंड देन देयर आर लॉट ऑफ एमसीक्यूज, देखो आओ, जो पुराने सिलेबस से उठाया गया है, पूरा सेम है, आंसर्स भी बुक के पीछे दिए हुए हैं। आज ही ट्राई करोगे क्लास के बाद, आज ही ट्राई करोगे। देखो क्या मैंने आपको करवाया था, पावर्स दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय इंस्पेक्टर। डिड आई डू दिस विथ यू? दे कैन एग्जामिन, एक्सीडेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं, सीज करके ले जा सकते हैं, याद आ रहा है आपको? आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस को भी लैब में ले जा सकते हैं। ओके, ये बेकार क्वेश्चन है, नहीं करना है। सर्टिफाइंग सर्जन का तो छोटा सा ड्यूटी था, याद है? पीरियोडिकली चेकिंग करते रहते हैं। सर्टिफाइंग सर्जन का ड्यूटी आ रहा था ना, फिट है क्या, और जहां जहां, या फर्स्ट एड अप्लायंसेस कहां रखना का दरकार है, ये भी वापस मार्क कर लेंगे। इन लोग क्वेश्चन यहां पे कम दिए, पर एग्जाम में बेटर वर्जन आता है। ये देखो, लिस्ट द वेलफेयर मेजर्स, बताओ क्या क्या है? वॉशिंग, ड्राइंग, क्रैश, ओके। और फिर ये देखो, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये सारा मैंने करवा दिया। कब कब करवाया? अरे जो मैं मार्क करवाते जा रहा हूं, इनके सोल्यूशंस है वो। अभी आप आज तुम इसको टेस्ट के रूप में सॉल्व करना खुद, ठीक है? आइए, अब हम लोग पहले खत्म नहीं हुआ, अभी पहले खत्म कर लेते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स देखोगे अभी आप लोग, व्हाट आर वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स। अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि एडल्ट वर्कर्स की वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, ओके। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां चैप्टर शुरू हुआ था ना वहां पे भी आएगा, पर मैं यहां पे मार्क करवाना चाहता हूं आपको, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है इनका,
आई एम जस्ट सर्चिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक बार जाइएगा मत. कंपनसेंट्री हॉलीडेज, ओवर टाइम. हाँ, विमेन वर्कर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. विमेन वर्कर्स की जो टाइम है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के एंगल से. और इसी पेज में यंग पर्सन, सुने हो, यंग पर्सन 15 और 18 के नीचे वाले, उन लोग के लिए भी जो टाइम है, उन लोग उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा यहां पर. 14 साल कंप्लीट नहीं हो तब तो आप काम ही नहीं कर सकते हो, याद है ना. 15 साल में फिर भी काम कर सकते हो. सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सर्टिफाइंग सर्जन देगा आपको कि आप काम करने लायक हो. वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि जो 18 के नीचे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है और 18 से नीचे है. ये भी एमसीक्यू में बहुत फेमस है. पहले मैं प्लॉटिंग करवा दे रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन गेम अच्छे से करवा दे रहा हूं. बोलो रेडी. अब भर भर कर एमसीक्यू आता है इस जोन से, तो इसके लिए मैं अपनी ऑलरेडी एक मार्क्ड पीडीएफ है उसमें जाऊंगा एक बार. जस्ट अ सेकंड, जाना मत. फैक्ट्रीज एक्ट मेरा खुद का एक पुराना मार्किंग है, उसमें मेरा ये पोर्शन अच्छा मार्क किया हुआ है. आइए, सेम चीज है. देखो है क्या ऐसा पैराग्राफ्स. वर्किंग आवर्स चैप्टर 6 है, सेक्शन 54 है, सेक्शन 55 है, 56 है, 51 है, फिर वीकली हॉलीडेज बोल के एक पैराग्राफ है. रुको एक मिनट. कंपनसेटरी हॉलीडेज है, ओवर टाइम है ना, डबल यस, शिफ्ट ड्यूटी है वहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी है, ओवर टाइम. ठीक है, आइए करते हैं. मैं अगर इसको यूज कर रहा हूं, तुम लोगों को पहले मार्केट दिखा दिया, अब सेम है. लिखा है नो एडल्ट वर्कर, सबका रॉन्ग होता है, ये सब 8 आवर्स लिख के आ जाते हैं. आंसर है नो एडल्ट वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे. मैक्स 9 आवर्स पर डे. पढ़ के देखिए अच्छे से, लिखो. मिला, मैक्स 9 आवर्स पर डे. फिर लिखा है द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एडल्ट वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इस तरह फिक्स होगा कि 5 घंटा से ज्यादा, मैक्सिमम 5 आवर्स कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं. मैक्सिमम 5 आवर्स कंटिन्यूअसली काम करें, फिर हाफ आवर का रेस्ट मिले. लैंग्वेज मिल रहा है. बट सब मिला मिलू के मैक्सिमम 10.5 आवर्स पर डे हो. सब मिला मिलू के मैक्सिमम 10.5 आवर्स पर डे हो. पढ़ के देख लो. मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे, ठीक है. फिर 5 घंटे से ज्यादा वो कंटिन्यूअसली काम ना करे, और अगर 5 घंटा हो गया, हाफ आवर का रेस्ट हो. पर सर ऐसे कर करके हम बहुत काम कर ले, नहीं. पूरा दिन का जो लेओवर होता है ना, काम और रेस्ट मिला के 10.5 घंटा पर डे से ज्यादा ना हो. द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन अडल्ट वर्कर विल बी अरेंज दैट इंक्लूसिव ऑफ, सुनो ये आएगा एमसीक्यू में, लोग 9 आवर्स टिक करके आ जाते हैं. मेरा बात समझ रहे हो क्या हो रहा है. लिखा है इंक्लूडिंग द इंटरवल्स ऑफ रेस्ट द स्प्रेड ओवर विल नॉट बी मोर देन 9 आवर्स, 10.5 आवर्स, 8 आवर्स. सब 9 टिक करके आ गए. जब ये वाला लैंग्वेज आता है ना, इंक्लूडिंग द इंटरवल्स फॉर रेस्ट, then it will not exceed 10.5 hours per day. It will not exceed 10.5 hours per day. 10.5 घंटा एक्सीड ना हो. इधर ले आइए, अच्छे से लिखो, और ये वाला को एकदम इंपॉर्टेंट लिखो एमसीक्यू के लिए. और इन अ वीक कोई एडल्ट वर्कर 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा नहीं काम करे. सिर्फ 48 हुआ तो वैसे तो 8 होना चाहिए, ज्यादा मंदबुद्धि नहीं. हफ्ता का 48 आवर्स है, डे का मैक्सिमम 9 है. सर आप 10.5 बोला ना, वो हो रहा है इंक्लूडिंग द इंटरवल्स फॉर रेस्ट.
इंक्लूडिंग द इंटरवल्स फॉर रेस्ट। पढ़ के देखिए। Start observing. वीकली हॉलीडेज के बारे में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सब लोग लास्ट डे टिक करके आ जाते हैं एमसीक्यू में। फर्स्ट डे संडे माना जाता है, तुम लोग संडे को लास्ट 7 डे समझते हो, तो फर्स्ट डे हमेशा बंद रहेगा। पर अनलेस उल्टा कोई दूसरा डे भी बंद, अनलेस ही हैज और विल हैव अ हॉलीडे फॉर अ होल डे एज वन ऑफ द 3 days इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द सेट डे। यानी कई बार दूसरा डे भी चूज किया जा सकता है। मिला लैंग्वेज यहां तक, और नोटिस क्लियरली लिखा रहेगा हमारा वीकली हॉलीडे कौन सा है, और दूसरा डे फिर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है कई बार। तो वीकली हॉलीडेज समझ गए। ये लोग 10:30 और 9 घंटे में फंसेंगे, मैं भविष्यवाणी कर दूं, लिखना ट्रिकी। 9 घंटा नॉर्मल क्वेश्चन है, पर अगर हम इंटरवल्स ऑफ रेस्ट को लेकर चल रहा है तो आंसर हो जा रहा है 10.5 घंटा। पक्का एवरीवन? चेक कर लीजिए, आई एम वेटिंग, चेक कर लीजिए। तो आज इस रिवीजन में आप बहुत कुछ देख रहे हैं, इस बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं। आगे चलो। मैक्सिमम आवर्स फॉर एडल्ट वर्किंग हो गया वो तो, इंक्लूडिंग द रेस्ट एंड द ओवर टाइम पीरियड इज 10.5 घंटा पर डे। वो तो यहां पे आ ही गया था, रेस्ट वेस्ट लेके भी 10.5 घंटा के ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। वैसे तो 9 आवर्स था, सब ओवर टाइम काम कर लिए, तो भी तुम 10.5 घंटे के ऊपर तो जा ही नहीं सकते। मिनिमम वेजेस एक्ट में वही चीज 12 आवर्स है, जब पढ़ोगे एक एक्ट होता है उसमें 12 आवर्स है। अच्छा, ये बोलता है अगर वीकली हॉलीडे के लिए आपको कंपनसेटरी हॉलीडे मिलेगा। लैंग्वेज देखो, अगर तुम्हारा 1 हफ्ते का छुट्टी मारा है, मतलब उन्होंने छीन लिया है, तो विद इन 2 months आपको कंपनसेटरी हॉलीडे मिलेगा। ऐसे आपके हॉलीडे को हम रोक के नहीं रख सकते कि बाद में देंगे। लैंग्वेज मिला, विद इन 2 months इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ। इस पे एमसीक्यू क्रिएट कर देगा। आपके सेम है ना आंसर अंदर से, मतलब मैट मेरा यहां मार्किंग ऑलरेडी किया हुआ था, आई वांटेड टू यूज दैट। बस आपका कलर्ड है ऊपर हेडर फुटर बुक का, मेरा ये नॉन कलर्ड है। विद इन 2 months इमीडिएटली फॉलोइंग दैट मंथ कंपनसेटरी हॉलीडे उसको मिलना चाहिए। तो इस पे एमसीक्यू आ जाएगा कि अगर कभी आपको हॉलीडे वाले दिन काम करवाया है तो कंपनसेटरी हॉलीडे कितने टाइम के अंदर प्रदान किया जाए। आंसर है विद इन 2 months इमीडिएटली फॉलोइंग दैट मंथ। इज इट ओके? शिफ्ट ड्यूटी लिखा है, अ वर्कर कैन नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर ग्रेटर देन 10 consecutive days विदाउट अ हॉलीडे। अच्छा, एक बात और बोला जा रहा है, 10 दिन लगातार काम करवा रहे हो और बोल रहे छुट्टी नहीं देंगे। ये नहीं है यार, छुट्टी अब दे ही दो, छुट्टी दे दो, 10 दिन मत टानो यार, इंसान है, थक गया होगा, अभी कॉपी करोगे। और शिफ्ट्स, जैसे 6 बजे से 2 बजे का एक शिफ्ट होता है, 2 बजे से 10 बजे का एक शिफ्ट है। हो सकता है कुछ वर्कर्स दोनों शिफ्ट में काम करते हो, कुछ वर्कर्स एक शिफ्ट में जाता है, पर ऐसा नहीं होगा 6 से 2 एक शिफ्ट है, 1 से 10 एक शिफ्ट है। ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। एक बैच को कंप्लीट करो, फिर एक बैच आएगा। तो मैं चाह रहा हूं आप लिख लो अच्छे से शिफ्ट के बारे में, एग्जाम्पल मैंने दिया है। और ओवर टाइम ट्वाइस द रेट ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस दिए जाते हैं, ये भी लिख लीजिए। तो यू कैन गेट अ इजी क्वेश्चन वर्किंग आवर्स के ऊपर। वीक में 48 आवर्स, डे में 9 आवर्स, रेस्ट वाला पीरियड मिला के, ओवर टाइम मिला के 10.5 घंटा। वीकली हॉलीडे संडे, आप अगर वीकली हॉलीडे नहीं देते हो तो उसको आने वाले 2 महीना में दिलवा दीजिए, ज्यादा पेंडिंग मत रखिए। A worker cannot be forced to work for greater than 10 consecutive days without a holiday. Start reading.
रिटन चेक कर लीजिए, डबल रेट। नॉर्मल अगर तुम्हारा रेट होता है 50 रुपया घंटा, ओवर टाइम में डबल मिलता है। हाँ, ओवर टाइम का रेट ट्वाइस द रेट है। ओवरलैपिंग शिफ्ट्स लिख दिया। डबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एक ही दिन दो अदर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हो, पर एक्सेप्शंस होता है, वो गवर्नमेंट बताएगा। यानी तुम अगर इस शीतल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में उस सेम डे काम नहीं कर सकते, वरना दोनों जगह काम फिर हैम्पर होगा। और एक रजिस्टर रखा जाता है ऑफ एडल्ट वर्कर्स। तो क्वेश्चन क्या आएगा, वापस सुन लीजिए। क्वेश्चन आने वाला है वर्किंग आवर्स को लेकर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द वर्किंग आवर्स क्लियरली, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। फिर आएगा कंपनसेटरी हॉलीडेज, 2 महीना के अंदर उसे छुट्टी दिलवा दीजिए। और ये वाला में लोग फंसेंगे, पर अब आप नहीं फंसोगे। यहां पे कुछ अलग था लैंग्वेज, यहां पे कुछ अलग लैंग्वेज है। नाउ विमेन वर्कर्स के बारे में कई पैराग्राफ्स हैं आपके बुक में, शायद अलग जगह होगा, आ जाइए। सिंपल चीज, विमेन वर्कर्स ज्यादातर फिशिंग इंडस्ट्री में दिखाई देती है। तो विमेन वर्कर्स में लिखा हुआ है दे कैन वर्क बिटवीन 10 PM एंड 5 AM इन सम केसेस। लैंग्वेज देखो, विमेन वर्कर्स में लैंग्वेज क्या है? दे कैन वर्क बिटवीन 10 PM एंड 5 AM इन सम केसेस। ओके, बट अदरवाइज इनके नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है? देखो ध्यान से लिखो। नो विमेन विल बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 6 AM एंड 7 PM। तो यानी लाइन लिखो, वर्किंग आवर्स फॉर विमेन क्या है? सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। ज्यादा रात को फैक्ट्री में नहीं रुकना है और सूर्योदय के पहले नहीं जाना है। बट कभी कभी दे कैन वर्क लिखा हुआ बिटवीन 5 PM एंड 10 PM एंड 5 AM, क्योंकि मछलियां रात को पकड़ी जाती है तो उसको प्रोसेस करके सॉल्ट वर्ड लगा के कुछ रखना, कैन करने का काम रात को होता है हाथों हाथ। और फीमेल चाइल्ड का वर्किंग आवर्स है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। कॉपी करो, ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। विमेन वर्कर्स का एक्चुअल करेक्ट टाइम कॉपी करो, 6 AM से 7 PM पहले लिखो। उनके वर्किंग आवर्स है 6 से 7। स्टार्ट कॉपिंग। विमेन वर्कर्स 6 AM टू 7 PM MCQ आता है। एंड कभी कभी 10 से 5 AM कर सकते हैं काम फिशिंग इंडस्ट्री में। रिटन फीमेल चाइल्ड 8 AM टू 7 PM। फीमेल 8 AM टू 7 PM। ओके, नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन है आपके बुक्स में भी। नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14th ईयर विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। 14 साल अगर आपका नहीं हुआ तो आप काम ही नहीं कर सकते। सर आप बोले थे ना हो सकता है फीमेल चाइल्ड का, आप तो लिख भी दिए टाइम। हाँ, कितने साल की हो गई हो? कम से कम 15। फिर आगे लिखा अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड 14th ईयर और एन एडोलेसेंट विल नॉट बी अलाउड टू वर्क। है सर आप बोल रहे हैं इन लोग भी काम नहीं कर पाएगी, अनलेस लिखा है, यानी इन लोग काम कर सकते हैं अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इनको मिल जाए तो इन लोग काम करेंगे। यानी कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त बच्चा है, अच्छे से खाता पीता है। ओके, लेबर क्लास टॉपिक। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन में एमसीक्यू में लोग 9 आवर्स लिख के आ गए, 4.5 होगा। जब एडल्ट के लिए कितना था? 9। वैसे 9 था, इंटरवल्स ऑफ रेस्ट को लेकर 10.5 था। लिखो, पढ़ो।
और चिल्ड्रन भी 2 शिफ्ट से ज्यादा काम नहीं करेंगे और शिफ्ट ओवरलैप नहीं होना चाहिए। फीमेल चाइल्ड का एज भी लिखो, 8 AM टू 7 PM वापस से लिख लीजिए, और एक रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस वाज अ वेरी डायरेक्ट इजी टॉपिक, और आज ही तुम लोग एज अ टेस्ट है ना, अभी क्लास में तुम लोग सॉल्व करो, देखो पीछे के एमसीक्यूज कितने आते हैं, अच्छा लगेगा। 1 या 2 में अटकोगे क्योंकि अभी फ्रेश है, सब कुछ सुना हुआ है। वहां प्लॉटिंग मत करना, कॉपी में अपना 1, 2 वैसे प्लॉटिंग करके चेक करोगे। एवरीवन जो घर पर भी देख रहे हो, एनुअल लीव विथ वेजेस, और ये इजी टॉपिक है, ये वैसे घर बैठे बैठे भी हो सकता था, अगर नहीं भी आ सको तो ये वाला टॉपिक्स के लिए आपको आने की दरकार नहीं है। अभी आ गया, अच्छी बात है। एनुअल लीव विथ वेजेस का मतलब है, जैसे हम लोग भाई बहन से सुनते हैं ना, ऑफिस में इतनी छुट्टियां तो अलाउड है, पैसा नहीं कटता उन छुट्टियों का, वैसे यहां पर एनुअल लीव विथ वेजेस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनुअल लीव विथ वेजेस? आपके फैक्ट्री के वर्कर को हर साल इतना छुट्टी तो मिलेगा ही, तो उसका क्या सिस्टम है देखो, लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में भी, सेम है ना, अंदर से देख लो एकदम। एवरी वर्कर हु हैज वर्कड फॉर 240 days और मोर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर विल बी अलाउड लीव विथ वेजेस। अगर आप 240 दिन या उससे ज्यादा काम कर रहे हो इन अ कैलेंडर ईयर, तो लीव विथ वेजेस दिया जाएगा। इफ एन एडल्ट वर्कर, तो कितना लीव विथ वेजेस मिलेगा? इफ अ चाइल्ड, तो कितना लीव विथ वेजेस मिलेगा? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तुम बोल रहे हो सर हम आपके वर्कर है, मेरे को दीजिए ना, पैसा मत काटिए मेरे छुट्टी का। आए हुए 4 महीना हुआ नहीं है, बात करता है। लीव विथ वेजेस उन लोगों को मिलता है जो साल में कम से कम कितना काम किए हो, 240 दिन। अगर तुम साल में काम किए हो फैक्ट्री में, तो तुमको लीव विथ वेजेस मिलेगा। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज याद हो रहा है? एवरी वर्कर हु हैज वर्कड फॉर 240 days और मोर इन अ ईयर विल गेट लीव विथ वेजेस। और इसका रेट क्या है? 20 days काम करने से 1 दिन का छुट्टी, यूनिटरी मेथड। 1 दिन काम करने से 1/20, तो 240 days काम करने से, समझ गए? ये समझाना था। फॉर एवरी 1 day फॉर एवरी 20 days ऑफ वर्क परफॉर्म बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। और सुनो सही, 240 days कैलकुलेट कैसे होता है? लिखा है कुछ डेज को वर्किंग डेज के अंदर ऐड कर देंगे। डीम्ड वर्किंग डेज वर्ड मिला आपको, ये लर्न करना है 4 मार्क्स के लिए। एनुअल लीव विथ वेजेस एक्सप्लेन करने आता है। चलो कॉपी करो, मैं फुल पेज करता हूं, अभी समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन इट, स्टार्ट कॉपिंग एवरीवन। अगर आप 240 दिन काम किए हो तो ये होगा। कर लीजिए अच्छे से। यानी इन अ कैलेंडर ईयर अगर आपने 240 days काम किया है तो आपको लीव विथ वेजेस मिलते हैं, और किस हिसाब से मिलेंगे वो भी दिखने लगा। आई होप यू आर राइटिंग एवरीथिंग। 3 मार्क्स भी लिख दो, इंपॉर्टेंट भी लिख दो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनुअल लीव विथ वेजेस को एक्सप्लेन करने। अब एग्जाम में ना केस स्टडी दे देगा, आप 225 दिन गए हैं, तुम तो वहीं भमक जाओगे, सर इसको तब सारा लीव का पैसा काटिए, ये एलिजिबल नहीं है लीव विथ वेजेस के लिए। आप लोग पढ़ाए थे 240 दिन होने से ही वो एलिजिबल होता है। पर आगे एग्जाम में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। कैसे इंफॉर्मेशन देगा? एक फीमेल वर्कर का चाइल्ड बर्थ होने वाला था तो छुट्टी पे गई थी कुछ, तो कुछ छुट्टी के पीरियड मैक्सिमम इतना वीक्स लिखा हुआ है वो ऐड हो जाता है। मतलब नहीं गई है पर माना जाएगा काम की है। ओ ओके। फिर लिखा हुआ है डेज ऑफ ले ऑफ, मतलब क्या है? तुम काम करने गए पर तुमको मालिक काम नहीं दिया, लाइट चला गया, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, झमेला नहीं हुआ है। ले ऑफ का मतलब तुम सोचते हो अच्छा निकाल दिया मालिक, नहीं नहीं नहीं, यू वेंट टू वर्क, मतलब यू आर अ डमरू लेबर वर्कर, बट मालिक कुड नॉट गिव यू द वर्क बिकॉज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कोल, रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तो एनी डेज ऑफ ले ऑफ, अगर डेज ऑफ ले ऑफ है तो वो भी ऐड हो जाता है वर्किंग डेज में।
द लीव अर्नड इन द ईयर प्रायर टू दैट इन विच द लीव इज एंजॉयड. लैंग्वेज मिला. लीव अर्नड इन द ईयर, यानी कि पहले का कोई लीव अगर है जो आपने अभी मतलब अभी तक एंजॉय नहीं किया है, मतलब उसको इन कैश नहीं किया, वो भी ऐड हो जाएगा वर्किंग डेज में. और यहां पे कुछ लिखा हुआ है, अगर इस बार आपने अपना लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, छुट्टी कम यूज किया है, तो पढ़ के देखो. बट ऐसे कितने दिन का छुट्टी तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? मैक्सिमम 30 डेज इन केस ऑफ एडल्ट वर्कर, 40 इन द केस ऑफ चाइल्ड वर्कर. कॉपी करो एमसीक्यू के लिए. और अगर आपको लीव लेना है तो मैनेजर को कितने दिन पहले इन्फॉर्म करोगे? वो भी डेज आया एमसीक्यू में. पढ़ के देखिए. स्टार्ट राइटिंग. किसी किसी जगह 30 डेज पहले अप्लाई करना पड़ता है. अगर कोई रेलवेज है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट, वहां लीव लेने के 30 डेज पहले अप्लाई करना पड़ता है. फुल पेज कर देना. कभी कभी 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है. फुल पेज. Start doing it. श्योर एवरीवन. रुको. एनुअल लीव विथ वेजेस अपने लोग लिखे थे क्या? स्कैनर का पास्ट क्वेश्चन है, उसका लैंग्वेज वापस देख लो. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स के लिए, आपके आंसर्स रेडी है. लीव उठाने के पहले 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है. अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो 30 डेज पहले अप्लाई करना पड़ता है. 240 डेज में क्या क्या डेज ऐड होते हैं दिखाई दिया. लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर कितना लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वो भी दिखाई दे दिया अपने लोग को. येस और नो? चेक करो. ये 30 डेज और 15 डेज वाला एस्पेक्ट भी मिला या नहीं मिला, चेक करो. श्योर एवरीवन? पक्का? एंड एक और है, इनकैशमेंट ऑफ लीव. ये पेनल्टीज और नहीं पढ़ने की दरकार है. एक पेनल्टी फिर भी बता दूंगा जो फिर भी आया हुआ है. इनकैशमेंट ऑफ लीव लिखा है, इफ अ वर्कर इज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैलेंडर ईयर, Mila, he shall be entitled to the wages in lieu of the quantum of leave to which he was entitled immediately before the termination. Oh, हम उसको हटा रहे हैं पर उसका कुछ लीव इकट्ठा हुआ था तो उसको पैसा मिल जाएगा लीव विथ वेजेस का. और उसको 2 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज. और अगर वर्कर मर जाए काम करते करते, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 months, तब 2 वर्किंग डे नहीं है, 2 months है. ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान अभी है एमसीक्यू में पीछे आया हुआ, इसलिए कि अगर वर्कर को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि उसका सब लीव का पैसा भी मार लेंगे. सेकंड वर्किंग डे, एक जगह 2 वर्किंग डे है, एक जगह 2 months है. अच्छे से अलग इंक से अंडरलाइन करो, अलग अलग इंक से अंडरलाइन करो. एक जगह सेकंड वर्किंग डे है, एक जगह 2 months है. चेक इट आउट. पक्का? श्योर एवरीवन? तो इसे मैंने शुरू में रूपरेखा रेडी कर दिया था पहले आपको अच्छे से कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ये क्वेश्चन मार्क कर लो, पीछे एमसीक्यू में था फालतू से. आई डोंट थिंक इट विल कम. कभी कोई फैक्ट्री का इंस्पेक्टर आया, उसको तुम अपना मस्तानगिरी दिखा रहे हो, नहीं जाने देंगे अंदर, पावर एक्सरसाइज नहीं करने देंगे, तो उस पर क्या लगेगा तुम पर, पढ़ लो. ये सब हटने वाले हैं, फैक्ट्रीज एक्ट और सब हटने वाले हैं कुछ ही सालों में. नए एक्ट्स आने वाले हैं, ऑलरेडी बन गया है ड्राफ्ट. ये सब कुछ ही दिन का खेल है. और हो सकता है कभी आप वीडियो देखोगे तो पुराना भी पढ़ाऊंगा फिर नया भी पढ़ाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हटा दूं? चलिए, वेरी वेरी गुड. तो अब हम लोग वापस से नए एडिशन वाले बुक में जाते हैं. ये मार्किंग चेक कर लो, हो गया ना?
imprisonment which may extend to 6 months or fine so and so 1,000 rupees. तो ये वहां मैंने ऑलरेडी अच्छा मार्क किया हुआ था, दैट्स व्हाई आई यूज दिस. अब ये क्वेश्चंस तुम आज खुद घर में इसको अभी ट्राई कर लेना घर जाते ही. ओके तो आने वाले दिनों में हम लोग ग्रेचुइटी एक्ट बोलेंगे. आई विल यूज माय ब्लैक एंड व्हाइट बुक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपने अपने बुक में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स देखोगे. कोड ऑन वेजेस एक्ट मैं अपने नोट्स से हो सकता करवाऊं, जो इसमें कोड ऑन वेजेस एक्ट बोल के लिखा हुआ है ना, तो वो हम लोग अपने नोट्स से करेंगे. बट डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क्स इन द न्यू सिलेबस? एंड बिफोर आई फॉरगेट, मैंने ऑलरेडी पेन ड्राइव में ऐड कर रखा है, आपको वापस दिखा देता हूं. ये 3 चैप्टर्स आप छोड़ के नहीं जाओगे. मैंने यहां से करवाया है, फंडामेंटल राइट्स और ये सब दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल से 1.1, 1.2 दिख रहा है, पूरा इंस्टीट्यूट बुक की मार्किंग्स. यहां से मैंने आपको एमसीक्यू एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, वी हैव डन इट फ्रॉम दिस बुक. यू विल नॉट लीव दिस टॉपिक. कोई बोलेगा 5 मार्क्स का है, लिखे 5 पर देखना आप आएगा 7-8 मार्क्स का. 2-3 एमसीक्यू भी जड़ देंगे यहां से. यानी बहुत स्मार्टली करना होगा इसको. मैंने बहुत अपना कंट्रोल करके इमोशंस फिर करवाया है. अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने, पर मैंने बहुत डिटेल में फिर से करवाया ताकि क्लास घर में पढ़ना ही नहीं पड़े आपको. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप भी मेरे नोट्स से मैंने करवाए, जो और हायर स्टैंडर्ड के हैं. पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हायर स्टैंडर्ड पढ़ने से ये वाला स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है अच्छे से. और रिमेंबर वन थिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो मेरे वो जो केस स्टडी वाले क्लासेस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब उनको आप लास्ट के दिनों में भी फास्ट फॉरवर्ड करना. उससे क्या होगा, आपको बड़े बड़े चैप्टर्स वापस से पढ़ने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज केस स्टडी में सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल एज हाउ टू राइट द आंसर्स, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. ओके, ऑल द बेस्ट. हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे, मैं ग्रुप में लिख दूंगा नेक्स्ट क्लास कब से. थैंक यू सो मच.